नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। लास्ट डे हम लोगों ने उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में देखा था। उसके पहले हम लोगों ने आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के बारे में देखा था। इन दोनों आर्टिकल्स में अगर देखा गया हम लोगों ने मतलब दो मूल जो पद हैं संघीय कार्यपालिका के, राष्ट्रपति महोदय, उनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा। उपराष्ट्रपति महोदय के कार्य शक्तियाँ क्या हैं, किस रूप में उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं राष्ट्र में। ये दूसरा जो संघीय कार्यपालिका का जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है, उनके संदर्भ में हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोज़ में। यानी कि जो संघीय कार्यपालिका की संरचना क्या है, कैसे कैसे संघ सरकारों में जो है व्यवस्थाएं की गई हैं भारत में, ख़ास तौर से कि शासन संचालन की जो इकाइयां हैं किस रूप में की गई हैं कि संघ स्तर पर सरकारें कैसे कार्य करेंगी, और किस पद का जो श्रेष्ठतम पद है उस हिसाब से वरीयता क्रम में आते हुए कौन क्या कार्यों को करेगा। उसी क्रम में आज हम लोग संघीय कार्यपालिका में आज हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय के बाद के क्रम में संघीय कार्यपालिका आएगी, प्रधानमंत्री महोदय होंगे, इसमें मंत्रिपरिषद होगी, इनके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा संघीय कार्यपालिका यानी संघ की जो जैसे हमारे जो संविधान है वो मूल रूप से भागों में विभक्त किया गया है। जैसा कि हम आप लोग जानते हैं, कई वीडियोज़ में हम लोगों ने चर्चा की है। भाग 5 हम लोगों का चल रहा है। भाग 1 में हम लोगों का संघ राज क्षेत्र के बारे में था। भाग 2 में ये आपको तथ्य याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कभी कभी बड़ी परीक्षाओं में भी कूट में इन सब चीज़ों को देता है। तो ये आपको ज़बान पे याद होने चाहिए कि कौन सा किस अनुच्छेद में या किस भाग में है। तो भाग 2 में हम लोगों ने नागरिकता के बारे में देखा था। भाग 3 में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में देखा था। भाग 4 में हम लोगों ने DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखा था। फिर भाग 4 में ही हम लोगों ने देखा था मौलिक कर्तव्यों के बारे में, है ना। मौलिक कर्तव्य में जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसी क्रम में आगे की जो क्रम हम लोगों का है, अनुच्छेद 62 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक वो संघ के बारे में है। फिर इसके बाद राज्य के बारे में होगा। फिर इस तरह से तमाम सारी चीज़ें बनेंगी। अब निर्वाचन आयोग होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, मतलब निर्वाचन आयोग होगा, फिर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय होगा। इस तरह के क्रम में आप लोग सारे चीज़ों को भाग के आधार पर देखते चले जाएंगे। उसी में से भाग 5 का आज का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आज ये हम लोगों का संघ समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं संघीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद के बारे में। साथ ही साथ इसके कुछ अनुच्छेद, जैसे हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 52 से लेकर के 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 के मध्य में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति महोदय थे। 63 से लेकर 69 तक जो है उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में था। इसके बाद के जो अनुच्छेद मिलते हैं, यानी कि 69 के बाद में 70, 71, 72 और 72 के तहत ही आपको जो 4 अनुच्छेद शेष हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए इस पे थोड़ा देखते हैं और बात करते हैं। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 69 तक, 69 तक हम लोगों ने उपराष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में देख लिया था। अब आगे इसके बारे में जो अनुच्छेद हैं, यानी अनुच्छेद जो 70 है, 71 है और 72 है, यह भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड ही है। यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यों को कैसे, जैसे चूंकि इसमें इसको इस नाते यहाँ देर में दिया गया है कि जैसे उपराष्ट्रपति महोदय आपने देखा था कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे, इसी नाते जैसे क्षमादान की शक्ति वगैरह आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति महोदय क्षमादान की जो शक्ति है, अक्सर न्यूज़ में आप सुनने को आपको मिलता रहता है। तो क्षमादान की शक्ति वगैरह को राष्ट्रपति में न दे करके उपराष्ट्रपति के समापन के बाद दिया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी जब कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो उनके कार्यों के संदर्भ में से मिलेगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये बाद के 3 अनुच्छेद जो है आपके 70, 71 और 72, ये संबंध मूल रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों के से रिलेटेड है। इसमें 70 में क्या दिया है, आइए उसके बारे में एक एक बिंदु पे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इसमें अनुच्छेद 70 में जो है वह कह रहा है, अन आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी अन्य आकस्मिकताओं में, यानी इमरजेंसी की स्थिति में, विशेष कंडीशन में, ठीक है, जैसे कोविड का दौर था, इसके अलावा बाह्य युद्ध, आक्रमण वगैरह की जो स्थिति होती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किस तरह की स्थिति का परिचय देंगे। और इसके अलावा आपका जैसे कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जो कि संवैधानिक संकट वाली स्थिति आती है, तो वहाँ पर भी मतलब इनमें कुछ इमरजेंसी आपातकालीन स्थितियों के बारे संदर्भ में राष्ट्रपति के कार्यों का कर्तव्य निर्वहन कैसे करेंगे, उसके संदर्भ में यहाँ पर आपको अनुच्छेद 70 में बताया गया है। अब अगला है अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया 71 में कहा गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसके संदर्भ में इसमें दिया गया है कि कैसे उस विवाद का समाधान किया जाएगा। इसमें हाई कोर्ट आपको, सुप्रीम कोर्ट आपका इसमें भाग लेकर के और उसमें उस विवाद को, डिस्प्यूट को समाप्त करती है। क्यों? क्योंकि संघीय कार्यपालिका तो इसके निर्वाचन में भाग लेती है, मतलब संघीय संसद भाग लेती है, तो संसद को इसमें अधिकार न दे करके इसको सीधे कोर्ट के माध्यम से इस फैसले का निपटारा किया जाता है। तो वो बात बताइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगर कोई विवाद होता है उनके निर्वाचन के संदर्भ में, तो उसमें क्या होंगे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जितने भी संसक्त विषय हैं, यानी कि डाउट वाले विषय हैं, उनका समाधान उसमें दिया गया, अनुच्छेद 71 में दिया गया है। ओके, अगला है राष्ट्रपति 72 जो है अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति की वे शक्तियां दी गई हैं जिसे क्षमादान की शक्ति वगैरह है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश निलंबित करने की, परिहार करने की या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को जानते हैं ना कि वो चाहे तो किसी के मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा हाल ही में कुछ विवाद चल रहे थे, लोगों ने राष्ट्रपति से क्षमादान की याचना की थी, तो राष्ट्रपति महोदय चाहें तो उस पर वो उसको क्षमादान दे सकते हैं, मृत्युदंड माफ़ कर सकते हैं, या उस सेवा मतलब जो सज़ा है उसको लघुकरण कर सकते हैं, या उसको पूरी तरह से मतलब जो है पूरी तरह से क्षमादान दे सकते हैं। तो वो इनके बारे में है कि मतलब उसको स्थगित कर सकते हैं, उसको लघु कर सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं। ये जो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में से रिलेटेड है। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये 3 अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद के राष्ट्रपति से ही रिलेटेड और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का आ रहा है संघ की कार्यपालिका का जो वास्तविक रूप से कार्य करती है उसके बारे में जानते हैं। बड़ा ही दिलचस्प, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ में जितने भी संसदीय शासन व्यवस्था जहाँ पर है, लगभग यही व्यवस्था हर जगह होती है। आइए जानते हैं थोड़ा सा संघीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद कैसे कार्य करती है। तो हमारा अनुच्छेद जो कहता है आर्टिकल 73 वो यही कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, है ना। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके विस्तार के बारे में बताया गया है। विस्तार में यही है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति सारी चीज़ों को करते हैं, तो राष्ट्रपति किस रूप में करेंगे तो उसका विस्तार डिटेल आगे के तथ्यों में, आगे के अनुच्छेदों में मिलेगा आपको। अनुच्छेद जैसे 73 में आएंगे, 74 में आएंगे, आप एक एक तथ्य मिलेगा आपको, बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसमें सिंपल से है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। और अनुच्छेद 74 जो कहता है वो ये कहता है राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कई बार जिक्र किया। अनुच्छेद जब 53 पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा था कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 74 के माध्यम से वो करेगा। अनुच्छेद 74 उसमें ऐड करके उसको पढ़ते हैं, जब अनुच्छेद 53 पढ़ते हैं तो उसमें यही बात है कि जो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा वो जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अपने निर्णयों को लेगा, उसकी सलाह के आधार पर ही निर्णय लेगा। तो वही बात है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जो अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी वो अपने विवेकीय शक्ति का प्रयोग आपात स्थितियों में ही करेगा, विशेषाधिकार वाली शक्तियों से। अन्यथा की स्थिति में हमेशा क्या होगा, जो भी पार्लियामेंट यानी मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य होंगे। ठीक है, और उस जो कार्यपालिका गठित की जाएगी यानी मंत्रिपरिषद जो होगी, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री अगर अपना इस्तीफा देता है तो मंत्रिपरिषद खत्म, भंग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहिए आधार स्तंभ है, और प्रधानमंत्री नहीं तो मंत्रिपरिषद नहीं, और मंत्रिपरिषद नहीं तो लोकसभा भंग। ठीक है,
इस तरह की स्थिति है। तो यहाँ पर 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ये बताया गया अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों की, इसमें जो 75 कहता है, इसमें अन्य सभी मंत्रियों की आहार्यताएं यानी योग्यताएं बताई गई हैं, और उनकी नियुक्तियों के संदर्भ में बताया गया है, उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, उनका उत्तरदायित्व तो क्या होगा मंत्रियों का वो बताया गया है, मंत्रियों के शपथ के बारे में बताया गया है, इसी में वेतन तथा भत्तों के बारे में संपूर्ण बातें अनुच्छेद 75 में ही बता दी गई हैं। किसके, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके संदर्भ में सारी बातें इसमें उल्लेख कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री जानते हैं आप, मंत्रियों की 3 कैटेगरी बनाई जाती है, एक तो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, दूसरे अपने राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, और तीसरा उप मंत्री बनाए जाते हैं। 3 कैटेगरी होती है मंत्रियों की, ठीक है, मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है। इन 3 कैटेगरियों की मंत्रियों में जो मंत्री आपका, जैसे आप लोग देखेंगे तो एक होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अगले उप मंत्री। ये 3 तरह की व्यवस्थाएं होती है मंत्रियों की, ठीक है, ये 3 तरह के मंत्री होती है। ये तीनों मंत्री जो मिल करके करते हैं, वो क्या करते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, मंत्रिमंडल, ठीक है। ये तीनों तरह के जो मंत्री मिल करके जो गठित होता है वो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। आपका ये देखेंगे, इसके बाद की स्थिति में अगर देखेंगे तो केवल जो कैबिनेट होता है ना, ठीक है, ये जो कैबिनेट आपकी होती है, ये क्या होते हैं, मूल रूप से जो कार्यपालिका या जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, वो करते हैं आपके कैबिनेट मंत्री ही सारे कार्यों को करते हैं। और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, और मंत्रियों की, इन लोगों मंत्रियों की सहायता करने के लिए उप मंत्री होते हैं। तो होता क्या है बेटा कि कैबिनेट मंत्री की सलाह के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कभी कभी राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। तो स्वतंत्र प्रभार जब किसी मंत्री के आगे लिखा होता है कि कोई मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो इक्विवेलेंट तो हो जाते हैं कैबिनेट मंत्री के बराबर हो जाते हैं। जब कोई राज्य मंत्री हुए स्वतंत्र प्रभार हैं तो कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट हो जाते हैं कि अपने विभाग के निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से वो क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण रूप से अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन कोई मंत्रियों की 4 कैटेगरी नहीं बनाई जाती है, मूल रूप से मंत्रियों की 3 ही कैटेगरी बनाई जाती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। और उप मंत्री, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, वो इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मंत्री के होते हैं, और ये कैबिनेट ही सारी चीज़ों का फैसला करती है, ठीक है। सारे चीज़ों का फैसला करती है, वो कौन करती है, कैबिनेट मंत्री ही करते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे मंत्री मतलब जो है सहायता के लिए होते हैं। और मूल रूप से जब कोई बैठक वगैरह होती है तो कैबिनेट की बैठक होती है, और कभी कभी राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है। लेकिन उप मंत्री क्या होता है, इन राज्य मंत्रियों की और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए, क्योंकि इनके विभाग बड़े होते हैं तो उनका कार्यभार संचालित करने में कठिनाई आती है। तो ये कैबिनेट की जब बैठक होती है तो केवल कैबिनेट मंत्री ही जाते हैं, बाकी मंत्री नहीं जाते हैं। ये मंत्री उनकी सहायता के लिए होते हैं। कौन मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। तो जो पूरा मंत्रियों के तीनों हुजूम मिल करके बनता है वो आपका मंत्रिमंडल होता है। और जो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो जो छोटी सी इकाई आपकी बनती है, यानी मंत्रियों की जो आपकी एक जो लिमिटेड स्थिति बनती है, वही आपकी जो है मंत्रिपरिषद कहलाती है, ठीक है। मंत्रियों की जो एक छोटी सी संख्या बनती है वो मूल रूप से आपकी मंत्रियों की ये स्थिति बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मंत्रियों के बारे में था कि 3 तरह के आपके मंत्री हैं। इसके बारे में आइए आगे की कुछ चीज़ें देखते हैं। तो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की आहार्यता, नियुक्ति एवं कार्यकाल का उत्तरदायित्व, शपथ, वेतन, इसमें तमाम सारी चीज़ें बताई गई कि किस रूप में नियुक्ति होगी। तो यानी कि क्या करते हैं प्रधानमंत्री, क्या करते हैं, राष्ट्रपति के महोदय से इनकी सलाह देते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है किस रूप में होनी चाहिए और क्या क्या कैसे मतलब किसको मंत्री बनाया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति महोदय से इस चीज़ के बारे में उल्लेख करते हैं कि तो हम लोग बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद का जो एक संरचना है, देखिए अभी जिक्र किया था, तो इसमें हमने एक शब्द कहा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये जो टोटल मंत्री जो बनते हैं, इन मंत्रियों को मिला करके संपूर्ण मंत्रियों को मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है।
पूरी संरचना यानी कि तीनों तरह के जब मंत्री मिल करके जो कलेक्ट होते हैं तो उस पूरे मंत्रियों की जो परिषद होती है उसे मंत्री परिषद कहा जाता है। और इसमें जो मूल मंत्री होते हैं खासतौर से कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी नीति और पॉलिसी का जो क्रियान्वयन करती है वो क्या करती है, मंत्रिमंडल करता है, न कि मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये मिल करके क्या बनाते हैं, मंत्री परिषद का गठन करते हैं। और केवल जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं इसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, या इसे कैबिनेट भी कहा जाता है, कैबिनेट। ठीक है, यही कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट कहलाती है। ये प्रधानमंत्री के साथ लिमिटेड संख्या में होते हैं। तो कब से ये व्यवस्था की गई है और क्या क्या मतलब कि इसके तहत क्या किया गया है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में प्रावधान किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। मंत्री नहीं हो सकते यानी कि संपूर्ण मंत्री, यानी मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती लोकसभा के सदस्यों की संख्या से। ठीक है, लोकसभा में आपके अधिकतम 552 है, लेकिन 543 की संख्या जो इस वर्तमान समय में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका अगर हम निकालेंगे मैक्सिमम 15%, तो वो सदस्य संख्या आपकी उसके एवरेज में आएगी। ठीक है, तो 15% निकालने के बाद में आपकी संख्या 82 के करीब में, लगभग 82 वगैरह सदस्य आएंगे आपके। 82 सदस्य हो सकते हैं, 81 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 82 आप इसको समझेंगे, क्योंकि सबका 10% निकालेंगे। अगर आप ऐसे समझते हैं 10% ही निकालते हैं आप, तो 50 की संख्या आपको 500 में मिल जाती है। ठीक है, 50 की संख्या आपको 500 में मिल जाएगी, और प्लस आपका जो 50 अगर आप उसको मान लेते हैं तो उनके 10% यानी 5 आपको आ जाएंगे, यानी कि 55 मंत्री तो आपके ऐसे हो गए। अब 55 का आप हाफ कर देंगे तो उसमें ऐड कर देंगे 15% आपकी संख्या उसमें आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें और भी सदस्य संख्या आपको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये जो सदस्य संख्या टोटल आपकी 82 सदस्य जो आपके प्रधानमंत्री को लेते हुए कुल टोटल संख्या 82 सदस्य हो सकते हैं। ये कौन से में 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये प्रावधान किया गया कि टोटल लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रावधान किया गया। मंत्रियों के इस बारे में बता दिया मैंने। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 तरह के मंत्री होते हैं। तीनों मंत्री मिल करके मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, और केवल कैबिनेट मंत्री मिल करके कैबिनेट का गठन करते हैं, जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है और मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बाय मिस्टेक इसको आपको इस शब्द में मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद कह दिया था, तो इससे आप भ्रमित नहीं होइएगा, ये स्पष्ट आपको हो गया। तो टोटल क्या होगा, मंत्रिमंडल और प्लस सारे मंत्री आप कह सकते हैं लेकर के क्या होगा, मंत्रिपरिषद का गठन होगा। या आप कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मिला करके क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और केवल कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात उल्लेख इसमें किया गया है आपको। और इनका जो अनुच्छेद 75 है, इसमें इनके क्या दायित्व होंगे, इनके शपथ कैसे होंगे, इनका वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाएगा, ये तमाम सारी चीज़ों का उल्लेख जो है किसमें किया गया, अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक है, आगे है क्या इसमें ही देखिए। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, संवैधानिक रूप से कहने में कुछ और चीज़ें होती हैं, लेकिन वास्तव में व्यावहारिकता में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, थोड़ा अंतर मिलता है। कि कहने के लिए तो कार्यपालिका का प्रधान आदरणीय राष्ट्रपति महोदय होते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से क्या करते हैं, बिना कैबिनेट की सलाह के, कैबिनेट की सलाह के, यानी कहिए मंत्रिपरिषद के बिना सलाह के या बिना मंत्रिमंडल के सलाह के कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। जो वो सलाह देगी वही कार्य करेंगे। ठीक है, केवल विवेकीय शक्ति वगैरह जो उनके विशेषाधिकार वाली शक्तियां हैं उनको छोड़ करके वो सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करेंगे। तो ये सैद्धांतिक रूप से संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक शक्ति इससे विपरीत है। वास्तविक शक्ति किसमें होती है, मंत्रिमंडल में होती है। ठीक है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में होती है। ये बात थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आगे के क्रम में आपका अनुच्छेद 76 है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है। इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है कि भारत सरकार को विधिक सलाह देने के लिए एक अधिकारी होगा। ठीक है, और जिस अधिकारी का नाम होगा क्या, महान्यायवादी।
जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में इसमें बताया गया, इसमें कहा गया है भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी जो भारत सरकार को क्या करेगा, विधिक सलाह, भारत सरकार को जो भी है कानूनी सलाह देने का कार्य, चूँकि देखिए मंत्री जब चुन करके मंत्री बनते हैं तो उनको तो बहुत आइडिया होता नहीं, संविधान के संदर्भ में उतनी बारीक चीज़ों के बारे में अनुभव होता नहीं है कि कोई कानून अगर वो बना रहे हैं तो उस कानून का कितना सही ढंग से वो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी जो पुराने कानून है उस पर कहीं वायलेंस हो रहा है। तो इसके बारे में विधिक जानकारी देने के लिए उनको एक विधिक सलाहकार उनके पास होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है। इसके साथ दो और उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, किसकी, अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यह क्या करता है, कैबिनेट को, या कैबिनेट, देखिए कैबिनेट का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन पूरी कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। तो एक तरह से कहिए ये कैबिनेट को सलाह देने के लिए एक मंत्री का पद, एक वकील का, एडवोकेट का पद होता है, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, ठीक है। और इसी की सहायता करने के लिए दो पद और होते हैं, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो उसके उप दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो उनकी सहायता करने के लिए होते हैं। उसी तरह से महान्यायवादी एक होते हैं, इनकी सहायता करने के लिए दो और न्यायाधीश भी होते हैं जिनको सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में राज्यों में एडवोकेट जनरल होंगे, उनके बारे में हम लोग जब राज्य वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इनकी सहायता के लिए दो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक। और राज्यों में क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें तो क्या होता है, ये क्या कार्य करते हैं, विधिक सहायता सलाह देने का कार्य करते हैं और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कोई विवाद अगर आता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अभी देखिए कोरोना पीरियड को लेकर के कुछ PIL दायर की गई हैं जनहित याचिका, जिसमें और इसमें जो कहा गया कि जो कोविड से मरे हुए लोग हैं उनको मुआवजा देने के लिए बात हुई। तो उसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा। तो सरकार किस माध्यम से अपना पक्ष रखेंगी, यही अटॉर्नी जनरल जाकर के केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे वहाँ पे। अगर राज्य सरकार से संबंधित कोई बात होगी तो एडवोकेट जनरल जाके वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, विधिक किसी भी न्यायालय में अगर भारत सरकार कहीं भी मतलब कोई मुद्दा है तो उनका भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन होंगे, वही अटॉर्नी जनरल होंगे। तो यही है कि किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और क्या है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो हर एक कार्य बताया गया है कि प्रधानमंत्री महोदय किस और कैबिनेट की सलाह से ही जो है राष्ट्रपति महोदय कोई भी फैसले ले सकते हैं। तो इनकी नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति भी क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति को उठा करके कोई अटॉर्नी जनरल नहीं बनाया जा सकता, महान्यायवादी नहीं बनाया जा सकता है, जो विधिक जानकारी रखता होगा, यानी कि अच्छी जानकारी रखता होगा। और साथ ही साथ इसके साथ मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की उसकी योग्यता हो, ठीक है। क्या हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो रिक्वायरमेंट है वो हो, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी हमारे यहाँ संवैधानिक जो पद है उसके लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना मस्ट है, उसी तरह से महान्यायवादी का होने के लिए भारत का नागरिक होना मस्ट है। इसके अलावा क्या है, कुछ तथ्य हैं, दो बिंदु इसमें दिए गए हैं। पहला बिंदु है कि एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। किसी को अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा तो उसके लिए 2 कंडीशंस बनाई गई हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि या तो एक न्यायालय में या किसी एक राज्य के न्यायालय में, हाई कोर्ट में, मतलब जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे राज्यों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पे रह चुके हों वो, तो बन सकते हैं वो क्या, महान्यायवादी बन सकते हैं। या एक या अधिक राज्यों में के हाई कोर्ट्स में 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में सेवा दे चुके हों, तो 2 व्यक्ति ही अटॉर्नी जनरल के बनने के हकदार होंगे। कौन कौन, पहली योग्यता का एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है, अटॉर्नी जनरल बन सकता है, राष्ट्रपति उसको बना सकते हैं। या इसके साथ दूसरा क्या कंडीशन है, मतलब अगर ये नहीं कोई मानक पूरा करता है तो फिर क्या मानक पूरा करे, दूसरा मानक है एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
बात समझ गए ना। या तो 5 वर्ष तक न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट में एक ही राज्य के हाई कोर्ट में या 2-3 राज्यों के हाई कोर्ट में हो सकता है, स्थानांतरण भी तो होता रहता है। तो इस नाते कह रहा है कि एक यहाँ पर ये शब्द जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि कम से मतलब एक राज्य में ही 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो या 2 राज्य या 3 राज्य या उससे अधिक, ठीक है, राज्यों में न्यायाधीश रहे हों तो वे अटॉर्नी जनरल बनने के हकदार होंगे, या किसी एक न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायालय में या और राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायालयों में कोई 10 वर्ष तक एडवोकेट की सेवा दिया हो तो वो बन सकता है क्या, अटॉर्नी जनरल बन सकता है, ये है। और राष्ट्रपति को ये लगना चाहिए कि राय में वो विधि में एक अच्छा विधिवेत्ता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब कोई रहेगा तो अच्छा विधिवेत्ता रहेगा, तो यानी कि स्वविवेक के बारे में थोड़ा सा कह रहा है कि राष्ट्रपति महोदय को लगना चाहिए कि वो व्यक्ति काफ़ी योग्य है जो कि अटॉर्नी जनरल की सेवा के लिए या अधिवक्ता की सेवा देने के लिए उचित व्यक्ति है, उपयुक्त सेवा दे सकते हैं वो, ठीक है। अब इसी में ही क्या 76(2) में ये तो 76(1) था, 76(2) में अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में दिया है किसके, इन्हीं अटॉर्नी जनरल के। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देगा। कौन देगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आपको, कभी कभी एग्जाम में महान्यायवादी न दे करके सीधे हिंदी में अटॉर्नी जनरल लिख देगा, इंग्लिश में रहेगा तो आप तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन हिंदी में भी लिख देता है अटॉर्नी जनरल, तो ध्यान रहे इसका, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देगा। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का क्या होता है, पावर होता है, अधिकार होता है, ठीक है। किसी भी न्यायालय में वो सुनवाई कर सकता है, किसके पक्ष में, भारत सरकार के पक्ष में। किसी भी न्यायालय में अगर कोई वाद आता है तो अटॉर्नी जनरल जा करके वहाँ पर उनकी सुनवाई करते हैं। अब इसके बाद में ये तो आपका टोटल था आपका मंत्रिपरिषद के संदर्भ में ये बातें आपको बताई गई थी। इसके बाद अब मंत्रिपरिषद का जो सरकारी कार्य के संचालन के जो लिए 2 अनुच्छेद हैं वो महत्वपूर्ण थोड़े हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सरकारी कार्य का संचालन करता है अनुच्छेद 77 और 78। अनुच्छेद 77 जो कहता है भारत सरकार के कार्य के संचालन के बारे में है कि भारत सरकार अपने कार्यों का संचालन कैसे करेगी, किस विधि के आधार पर करेगी, अनुच्छेद 77 कहता है। अनुच्छेद 78 कहता है मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की एक कड़ी माना जाएगा। यानी कि आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं 78 में ये कहा गया है कि ये क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य में कि एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे, संवाद के कड़ी के रूप में। यानी कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो सीधे कैबिनेट से तो बात करते नहीं है, ठीक है। उनको कैबिनेट के जो फैसले होते हैं, कैबिनेट का प्रमुख चूंकि प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री उनके मध्य संवाद के करते हैं राष्ट्रपति महोदय से। कैबिनेट की जो बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को बताते हैं। यानी कि बीच की कड़ी होते हैं, कोई भी चीज़ जो इधर की उधर करनी होती है, इधर की उधर का मतलब है कि कोई संवाद बताना होता है कि मंत्रिपरिषद क्या चाह रही है हमारी और कैबिनेट हमारे क्या फैसले किए हैं, और तो वो बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे राष्ट्रपति महोदय को। तो यानी कि बीच की कड़ी इकाई के रूप में कार्य करेंगे। ये कुछ थोड़ी सी संरचना के रूप में इसमें बताया गया है। साथ ही साथ देखिए अक्सर बार बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आ रहा है, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब किया गया इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कब इसके संदर्भ में क्या बताया गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352, ध्यान रहे 352 के भाग 3 में, मतलब उसके कॉलम 3 में 352 के 3 में के तहत किया गया है किसका, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। मंत्रिमंडल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मंत्रिमंडल मैंने बताया वो कैबिनेट, ठीक है। मंत्रिपरिषद मतलब तीनों मंत्री और मंत्रिमंडल मतलब छोटा मंत्री। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में 52(3) में किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मतलब जोड़ा गया। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति में अपने कोई भी इमरजेंसी लगाने, मतलब जैसे आपातकाल स्थिति है तो आपातकाल स्थिति में कोई भी फैसला लेने के लिए मंत्रिमंडल की के सिग्नेचर होने ज़रूरी है, तभी वो माना जाएगा, तभी वो निर्णय ले सकते हैं, वो नहीं तो अन्यथा नहीं ले सकते। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही करेगा। यानी कि जैसे अभी उसके पहले 76-75 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उससे सीख लेते हुए यह मतलब जो 78 में यह प्रावधान कर दिया गया, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन करके प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा करेगा। ऐसे नहीं कि स्वेच्छा से जैसे प्रधानमंत्री गए और सीधे जो है कह दिया तो और उन्होंने
आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा के लिए उनके पास लिखित दस्तावेज इस रूप में होने चाहिए कि उसमें मंत्रिमंडल की सिफारिश की गई है, मंत्रिमंडल के सिग्नेचर उसमें किए गए हैं, तभी वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा स्वविवेकीय शक्ति नहीं है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति के ऊपर नहीं है, ना ही केवल ओरली शक्ति के आधार पर है। मंत्रिपरिषद ओरली रूप में कह दे कि आप लगा दीजिए तो भी नहीं कर सकते। जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को आपातकाल की संस्तुति के लिए लिखित रूप से नहीं एप्लीकेशन देगी, तब तक राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। यह कौन सा कहता है? अनुच्छेद 352(3) में ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पे किया जाएगा। तो ये तो आपके अनुच्छेद पूरे मंत्रिमंडल से संबंधित बिंदुओं के रहे आपके, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है कि आप सभी लोग सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब आगे के क्रम में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे संसद के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में, मतलब चूँकि तीनों इकाइयाँ मिलकर के बनती हैं। खास तौर से हम लोग संसद के जो दोनों सदन हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में विशद रूप से चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आपकी ये पूरी सीरीज है ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपको मैंने ये जो सीरीज है ये पूरी तरह से एक कंटिन्यूसली एक क्रम में मैंने बना रखा है, कुछ भी जिग-जैग नहीं हो रहा है। आप लोग इसको सीरियसली पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से आपको पॉलिटी की एक अच्छी समझ हो जाएगी और आयोग में जितने भी प्रश्न आपके आते हैं प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से आप अच्छी स्थिति में लिखने की सक्षमता आपके अंदर उम्मीद करता हूं कि आ गई होगी, या धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आ जाएगी आपके अंदर। तो इसको आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए। इसमें आपको इसी क्रम में सारे सब्जेक्ट्स के सीरीज आपको दिए जा रहे हैं, आगे भी दिए जाएंगे आपको इसी क्रम में। बशर्ते आपको अगर कोई असुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा उसको अगले वीडियो में सुधार करने के लिए, या आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। आप इसको पढ़िए, सारे टीचर्स का मनोबल भी जिससे बढ़े और आप लोग इसको, जिससे आपका एक फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी सुधार की किसी तरह की आपको ज़रूरत है तो वो बताइए, या किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि सर ये भी बिंदु हमको इसमें आप बता दें, तो वो भी आप बताइए। हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी चीज़ें आपकी पूरी की जा सके। धन्यवाद।